हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, कैसे बनाना है, किसको बनाना है। तो जो भी बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और वो किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो 6th सेमेस्टर में हैं, तो उनको बच्चों एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट प्रिपरेशन करनी है, बनानी है उनको। वह है माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, कैसे बनानी है, किस तरीके से बनेगी, इसकी गाइडलाइंस क्या हैं जिसको हमें फॉलो करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज़ हैं और बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है बच्चों को कि माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, किन नियमों का पालन करना है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसी पर और कोशिश करेंगे कि आप सभी के डाउट्स, आप सभी की जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको बहुत सहजता के साथ आसानी से समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आप बड़े आसानी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकें। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि जानकारी के अभाव में तरह तरह के सोर्सेज और तरह तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको इकट्ठा करके अपने आप को पजल्ड कर लेते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और जो माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बनाने में काफ़ी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है। तो आज कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी और किन किन बातों का ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई हैं उन पे भी बात करेंगे। तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, पहले समझ लीजिए चीज़ों को आसानी से और बेहतर तरीके से उसको प्लान आउट कर लीजिए, फिर प्रिपरेशन करना, फिर बनाना शुरू करिए तो बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो जो भी बच्चे माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उनको अनिवार्य रूप से बनाना है ये रिपोर्ट। और ये 100 मार्क्स का एक रिपोर्ट है जो कि बेसिकली सभी बच्चों को जो भी 6 सेमेस्टर में हैं उनको बनाना है। लेकिन मुख्य तौर पे आज मैं बात करूंगा जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और लगभग जो भी गाइडलाइंस है वो सेम ही होंगी अन्य कोर्सेज़ के लिए भी। तो जो बच्चे अन्य कोर्सेज़ में हैं वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं, उनको भी ये एक तरीके से फ़ायदा होगा, समझ आएगा कि कैसे हमें माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो रिसर्च स्टडी या तो एक बिजनेस प्लान हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो बीकॉम ऑनर्स में हैं या बीकॉम कर रहे हैं, तो जो 6 सेमेस्टर में बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से बनाना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये माइनर प्रोजेक्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो कैसे और किस तरीके से। तो जैसा मैंने बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिसर्च स्टडी बनाइए, करिए, राइट, जो कि बेसिकली एक लघु शोध या कह सकते हैं कि छोटे से रिसर्च प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको। और आपको रिसर्च की जो गाइडलाइंस है या रिसर्च किस तरीके से करते हैं, राइट, उसको फॉलो करते हुए रिसर्च स्टडी माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं। एक बिज़नेस को स्टार्ट करने, एक बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, उसका एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेड कह सकते हैं कि प्लान होता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि आप एक वेंचर को या किसी बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं, क्या इसके विषय में कोई यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन इशू किया है? तो बिल्कुल, डीन एकेडमिक्स का लेटर है। पहले उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि जो डीन एकेडमिक्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, वो क्या कहते हैं इसके विषय में और क्या गाइडलाइंस, क्या लेटर उनकी तरफ से। तो जैसा लेटर अभी हमारे पास मौजूद है, पहले हम उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे बीकॉम 6 सेमेस्टर में है, राइट, ये गाइडलाइंस है उनके लिए 6 सेमेस्टर। तो पहले समझते हैं कि माइनर प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे बनाना है, किसको बनाना है। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, पहले उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द टॉपिक फॉर माइनर प्रोजेक्ट विल बी अलॉटेड बाय द कंसर्न टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो भी आप जिस भी कॉलेज में, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी में, या किसी डिग्री कॉलेज में है तो डिग्री कॉलेज में, जो भी आपको कंसर्न टीचर्स अलॉट होंगे, इसका मतलब जो भी आपके डिपार्टमेंट में कॉमर्स में टीचर पढ़ा रहे होंगे आपको, वही टीचर आपके गाइड होंगे, वही आपको टॉपिक अलॉट करेंगे। ठीक है जी, कोई बाहर से नहीं आएगा और टॉपिक अपने आप से भी नहीं लेना है, आपको अपने टीचर को कंसल्ट करके ही लेना है, क्योंकि वो टीचर आपको अलॉट होंगे। बच्चे ध्यान रखना, वो टीचर आपको अलॉट होंगे, अलॉटेड टीचर जो हैं वही आपको टॉपिक देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ अलॉटेड,
ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट मे बी अलॉटेड टॉपिक रिलेटेड टू रिसर्च स्टडी और बिजनेस प्लान। तो जो कंसर्न टीचर है वो तो आपको या तो आपको रिसर्च स्टडी के ऊपर या किसी बिजनेस प्लान के ऊपर आपको टॉपिक अलॉट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका इंटरेस्ट एरिया भी हो सकता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किस पे करना चाह रहे हो, अपना रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो। चाहे रिसर्च स्टडी करना है तो आप खुद ही अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको बिजनेस प्लान बनाना है, आपको आसान लग रहा है बिजनेस प्लान बनाना, या आपकी जो कह सकते हैं समझ है या इंटरेस्ट है वो बिजनेस प्लान बनाने में है, तो आप बिजनेस प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा अ सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर दैट इज कंसर्न टीचर या प्रोफेसर अपॉन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जब भी प्रोजेक्ट आप बना लेंगे तो वो एक सर्टिफिकेट आपका सुपरवाइजर जो भी आपके गाइड होंगे वो आपको देंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है या बिजनेस प्लान है वो उनके देख रेख में, उनके सुपरविजन में प्रिपेयर किया गया है, ठीक है जी। और भी क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन होगी, वो भी डिस्कस करेंगे हम, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें अटैच करना होगा आपको। इसके अलावा a viva voice examination will be conducted by the set of examiners as proposed by the dean faculty of commerce and subsequent approval by the vice chancellor। कुल मिलाकर के आपको ये बताया जा रहा है कि इसका एक वाइवा भी होगा बच्चे, जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स करेंगे, राइट, ध्यान रखना। तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कोई एग्जामिनर अलॉट करेगा, वो अलॉट जिसको हम एक्सटर्नल एग्जामिनर कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी कंसर्न टीचर हैं इंटरनल वो भी होंगे, राइट। तो बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे उसका वाइवा लेंगे और उसी के बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो सामान्य सी बात हो गई। आप समझते हैं कि लेआउट क्या होगा रिसर्च स्टडी और बिजनेस प्लान का। तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से जो रिसर्च स्टडी है उसको विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बिजनेस प्लान कैसे बनता है या बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा रिसर्च स्टडी का लेआउट भी समझाएंगे। तो जो बच्चे बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं वो भी समझ लें, और जो बच्चे रिसर्च स्टडी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो भी समझ लें। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये भी समझना है कि कोई एक चीज़ बनानी है आपको, ऐसा नहीं कि आपको रिसर्च स्टडी रिपोर्ट भी बनानी है और बिजनेस प्लान भी बनाना है, नहीं। तो जो भी आपका माइनर प्रोजेक्ट है उसमें केवल एक चीज़ आपको करना है, राइट। आप डिसाइड कर लीजिए, अपने कंसर्न टीचर से या गाइड से डिस्कस कर लीजिए। तो जो भी प्रोफेसर आपको अलॉट हुए हैं उनसे आप डिस्कस करके रिसर्च स्टडी टाइटल या बिजनेस प्लान का टाइटल या टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बोलें कि बिजनेस प्लान होता क्या है, तो बिजनेस प्लान सिंपल बात करें तो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि किसी व्यापार को कैसे शुरू करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरीके से उसको, और वो जो रिपोर्ट है वो कहाँ कहाँ काम आएगी, किस तरीके से हेल्प भी करेगी, ये भी हमें समझना होगा, राइट। तो जो भी आपके कंसर्न प्रोफेसर हैं या गाइड हैं जो अलॉट होंगे आपको, वो आपको बताएंगे भी, समझाएंगे भी कि बिजनेस प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है और को क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, और यहाँ पे बिजनेस प्लान को कैसे लिखना है यहाँ पे दे रखा है स्टेप्स यू कैन फॉलो टू राइट बिजनेस प्लान, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस प्लान क्या है। तो ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है आपके बिजनेस आइडिया को, उस बिजनेस के गोल को, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, ताकि आप अच्छे से प्लान कर पाइए, ऑर्गेनाइज कर पाइए और एग्जीक्यूट कर पाइए अपने बिजनेस वेंचर को। दैट मीन्स कि हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो कि बिजनेस के स्टार्ट करने के प्रत्येक प्रोसेस को डिटेल में समझाता है। और इस डॉक्यूमेंट का बहुत सारा यूज है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे आपको फंड करेंगे, बैंक से आप कैसे लोन लेंगे, या कोई और लीगल प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने बिजनेस प्लान को सबमिट करना अनिवार्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एज एन स्टूडेंट हम समझेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे तैयार करते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान जब हम तैयार कर रहे हैं तो हमें सीखने का भी मौका मिलेगा कि आखिर कैसे और किस तरीके से एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लगभग 6 से 7 7 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हम समझेंगे, कोशिश करेंगे, राइट, कि आखिर बिजनेस प्लान कैसे बनेगा उसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज अ बिजनेस आइडिया इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न टीचर दैट इज फीजिबल, इनोवेटिव एंड प्रॉफिटेबल। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिजनेस आइडिया उठाइए सबसे पहले, और अपने आप से नहीं, कंसल्ट करिए अपने कंसर्न प्रोफेसर से या टीचर से, जो कि फीजिबल हो, इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल हो, राइट।
दैट मीन्स कि आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेना है जिसको किया जा सकता है। फिजिबिलिटी मतलब जो फिजिबल हो, ऐसा मतलब कोई टॉपिक या कोई ऐसा आइडिया मत लीजिए जो अभी अवेलेबल ना हो, राइट। तो फिजिबल हो, इनोवेटिव हो सकता है और वो प्रॉफिटेबल हो, इंडस्ट्री में वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे, ठीक है। इसके बाद आप एक मार्केट एनालिसिस करिए, कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं आपके, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगा आपके बिजनेस का। और उसमें बहुत सारे टूल्स आप उसमें अपने रिपोर्ट में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है माइकल पोर्टर का, इसके अलावा पेस्ट एनालिसिस है। तो ये सारे एनालिसिस कहीं ना कहीं बिजनेस के इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, किसी कंपनी के स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेसेस को और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह को समझने में, या इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को या कॉम्पिटिटिवनेस को समझने में हेल्प करेगी। तो ये भी सारी चीज़ें आपको अपने रिपोर्ट में डिस्कस करनी है, बताना है, राइट। सो दैट कैन बी यूज टू असेस द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस, राइट। तो ये दूसरी पॉइंट होगी। सबसे पहले हम आइडिया लेंगे, उसके बाद इस पर मार्केट एनालिसिस करेंगे और इसमें ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लाइक उसका इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कंपटीशन कैसा है और इंडस्ट्री कैसी चल रही है, राइट, या इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड आपके बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है। इसके बाद डिफाइन करेंगे योर बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप बिजनेस आइडिया आपने लिया, जिसके लिए आप बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हो, तो उस बिजनेस के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को बहुत ही कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से आपको डिस्क्राइब करना चाहिए, बताना चाहिए। एंड हाउ विल यू मेजर एंड अचीव देम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टेक्निक यूज होती है जिसको कहते हैं स्मार्ट टेक्निक या स्मार्ट क्राइटेरिया, जिसमें इसका जो एक्रोनिम है वो है बेसिकली, इसको अगर हम फुल फॉर्म में देखें, ये तो एक्रोनिम यूज़ हो रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, राइट, टू सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो हमें इस तरीके से डिस्क्राइब करना होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसको हमें मेजर करना होगा क्वांटिटी टर्म्स में, राइट, और वो अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट। इसके बाद डेवलप योर मार्केटिंग प्लान, कि जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाओगे उसको किस तरीके से मार्केट करोगे, आपकी सेल्स स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, एंड हाउ विल यू प्रमोट एंड सेल योर प्रोडक्ट या सर्विस को, राइट, अपने टारगेट मार्केट में या टारगेट ऑडियंस को। तो यहाँ पे एक 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, एंड 4 P's ऑफ दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इस सेगमेंट में आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने मार्केटिंग मिक्स को, और उसमें अपने सेल्स स्ट्रैटेजीज या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग प्लान्स को डिस्कस कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट हो गए। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट 5th लेवल पे या 5th पॉइंट पे बताया गया है कि आपको अपना ऑपरेशनल प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना होगा, कि कैसे और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, कौन कौन किस किस हायरार्कियल लेवल पर काम करेगा, और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को आप कैसे मैनेज करोगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट आप अपने बिजनेस प्लान में डिस्कस करोगे। एंड यू कैन यूज़ टूल्स जैसे कि कोई फ्लो चार्ट है, गैंट एक्टिविटी चार्ट है, या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, या हायरार्की चार्ट है, राइट। इन सभी को यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं अपने सभी प्रकार के ऑपरेशनल प्रोसेसेस को, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और कौन कौन से पोजिशनल कह सकते हैं पोजीशंस हैं, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हो कि किस किस तरीके से और कैसे कैसे ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपको होगी। तो इस तरीके से यहाँ तक डिस्कस करने के बाद अब आप नेक्स्ट लेवल पहुँचेंगे, जहाँ पे आप डिस्कस करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लान एंड प्रोजेक्शंस के बारे में, कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, राइट, वो रिसिप्ट हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो जो भी फाइनेंशियल प्लान्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, एंड हाउ विल यू फंड एंड मैनेज योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन सभी को विस्तार से आप डिस्कस करेंगे। और जैसा कि फाइनेंसेस अभी अवेलेबल हो सकता है कि आप एक नए वेंचर के लिए ये प्लान तैयार कर रहे हो, तो अभी कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एस्टिमेटेड प्लान हो सकता है, जिसमें आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस या इंडस्ट्री को स्टडी करने के बाद तो एक प्लान, एक आइडिया दे सकते हो, राइट। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट,
या और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह करके आप उसमें डिस्कस कर सकते हो, दिखा सकते हो, राइट। जिसमें आप एस्टिमेट करोगे कि आपकी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा और कैश फ्लोज किस किस तरीके से होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में डिस्कस करोगे। आप यहाँ पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी दे सकते हो, फॉर्मेट दे सकते हो, एंड इम्पॉर्टेंट जो भी रेशियोज हैं वो भी निकाल करके वहाँ पर दिखा सकते हो, राइट, ताकि आसानी से आपके बिजनेस प्लान को समझा जा सके। एंड स्टार्टिंग में ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, राइट एन एग्जीक्यूटिव समरी दैट समराइजेज मेन पॉइंट ऑफ योर बिजनेस प्लान इन कंसाइज एंड कंपेलिंग वे। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग में ही एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखा जाता है। जब भी कोई बिजनेस प्लान लिखा जाता है तो स्टार्टिंग में ही पहला पार्ट ही होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी बेसिकली कह सकते हैं कि होल एंड सोल सेंट्रल आइडिया होता है किसी बिजनेस प्लान का। जब भी कोई इन्वेस्टर है या बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फंड करने जा रहा है, या कोई एंजल इन्वेस्टर है, राइट, या कोई वेंचर कैपिटल आप लेने वेंचर कैपिटलिस्ट है जो आपको फंड करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ करके वो समझने की कोशिश करता है कि आपका बेसिकली बिजनेस प्लान क्या है, राइट, फ्यूचर गोल्स क्या है, या कह सकते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया कैसा है, किस तरीके से, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव समरी में डिस्कस करने या समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव समरी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से गाइडलाइंस हैं डीन एकेडमिक्स की, राइट, कि बिजनेस प्लान कैसे बनाना है। फिर हम बात करेंगे कि पेज सेटिंग कैसे होगा, मतलब उसको कैसे बाइंड वाइंड करना है, कितने पेजेस वगैरह होना चाहिए। तो सिमिलर गाइडलाइन है रिसर्च रिपोर्ट की और बिजनेस प्लान की भी। तो ये एक तरीके से ये डिस्कशन बिजनेस प्लान के ऊपर था कि अगर आप बिजनेस प्लान लेते हो या बिजनेस प्लान पे रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको इन लगभग 6 to 7 बातों का ध्यान रखना होगा, अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन करना होगा। तो एक आध एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बिजनेस प्लान फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, एग्जीक्यूटिव समरी, लगभग 1 से 2 पेज का होता है, जिसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे दे रखा हाईलाइटिंग फाइनेंशियल फोरकास्ट थ्रू दी चार्ट एंड ग्राफ। इसके अलावा मेंशनिंग द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, की पीपल कौन कौन से होंगे, राइट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है किसी वेंचर का, जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो वेंचर, राइट, वो कितने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है, या कह सकते हैं कि उसके पास क्या एक्सपर्टीज़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव समरी में मेंशन करना होता है। इसके अलावा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, इसके अलावा कंपनी की हिस्ट्री। अब कंपनी की हिस्ट्री यहाँ पे अगर वेंचर एग्जिस्टिंग है, राइट, ऐसा नहीं है कि आप नए बिजनेस का ही बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी आपकी जो पहले से रन कर रही है उसका आप बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कंपनी की हिस्ट्री भी डाल सकते हो, राइट, फर्दर एक्सपेंशन वगैरह के लिए जब आप लोन या फाइनेंशियल रिसोर्स की तरफ जाते हो। तो इसके अलावा बिजनेस एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल क्या है, इंडस्ट्री की एनालिसिस, इसमें इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या है, रोल ऑफ ग्रोथ क्या, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। इसके अलावा इसेंशियल सक्सेस फैक्टर क्या है इस इंडस्ट्री में, जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, जहां पर जो आपकी कंपनी है वो कहीं ना कहीं, जो आपका बिजनेस है वो कहीं ना कहीं वहां से बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा आउटलुक ऑफ द फ्यूचर स्टेज ऑफ ग्रोथ, इसके अलावा गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेंचर क्या होगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड वन सेकेंड एंड डिजायर्ड इमेज एंड पोजीशन इन द मार्केट क्या है, या आप हासिल करना चाहते हो उसको आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपनी को जो एक तरीके से एडवांटेज पहुंचा सकती है या थ्रेट हो सकती है, राइट, और कंपनी उसमें कैसे किस तरीके से डील करेगी, ये सारी चीज़ें भी आप डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, लाइक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एंड फोकस स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप में आप कोशिश करते हैं कि कम से कम मिनिमम कॉस्ट में बनाया जाए। डिफरेंशिएशन दैट यूनिक प्रोडक्ट, एंड फोकस कह सकते हैं कि निश मार्केट में भी आप जा करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी आपको बताना होगा। कंपनी का जो प्रोडक्ट है एंड सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन, अगर कंपनी के पास कोई पेटेंट है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है, तो भी आप डिस्कस करेंगे, जो कंपनी की पोजीशन को और अच्छा बना सकता है। इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होंगे, फ्यूचर प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या हो सकता है, और किस किस तरीके से फ्यूचर में आप प्रोसीड करोगे वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में टारगेट मार्केट क्या होगा,
इसके अलावा कस्टमर्स मोटिवेशन टू बाई, मतलब कुल मिला के कि आखिर ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपके प्रोडक्ट का, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो। मार्केट साइज़ क्या है, ट्रेंड क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कैसे करेंगे, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, इस तरीके से। इसके अलावा लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट की बात कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कर रहे हो तो अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है तो कहाँ से मैन्युफैक्चर होगा, प्लांट क्या हो, कहाँ पे होगा, और अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का लोकेशन क्या होगा, लेआउट क्या होगा। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मैनेजमेंट टीम कौन सी होगी, राइट, की जो की पोजीशंस हैं, जो रोल्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी, उसको भी आपको डिस्कस करना होगा। उन पोजीशंस को कौन होल्ड कर रहा है, अगर वो अवेलेबल हैं तो उनका भी प्रोफाइल आपको देना होगा। प्लान ऑफ ऑपरेशन क्या है, फाइनेंशियल फोरकास्ट आपको देना होगा कि आपकी सेल कितनी हो सकती है या किस किस तरीके से आप ग्रोथ अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी होगी। लोन और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, कहाँ कहाँ कितने कितने इन्वेस्टमेंट्स की या फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी या देनी चाहिए रिपोर्ट में, वो भी आप अपेंडिसेस में डाल सकते हैं, एनेक्सेस में अटैच कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है जो बिजनेस प्लान को आप बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन हेडिंग्स के तहत चीज़ों को आप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो आसानी से आपका बिजनेस रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो देखो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर बिजनेस नेम, जो भी बिजनेस का नेम है, बिजनेस प्लान है। फॉर्मेट तो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कंटेंट क्या होगा यहाँ पे देखो आराम से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और एक रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट कम से कम 40-45 पेज का होना चाहिए अगर आप विस्तार से बनाते हो, लिखते हो तो। एग्जीक्यूटिव समरी है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मार्केटिंग प्लान है, जो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की है। ऑपरेशन प्लान है, इसके अलावा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ बताया जाएगा। इसके बाद बजट एंड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल प्लान एंड सारे के सारे अपेंडिसेस, दैट इज एनेक्सर्स, राइट। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो दिस इज राइट अ बिजनेस प्लान जो आपको बनाते समय ध्यान रखना है। और हमने पूरी तरीके से हर एक बात पे डिस्कस कर लिया है कैसे बनेगा और किस तरीके से बनेगा। बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है। और आप कंटिन्यूअस विद द गाइडेंस एंड कंसल्टेशन विद योर कंसर्न प्रोफेसर एंड टीचर आप बड़े आसानी से बिजनेस प्लान बना सकते हो। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू चाहते हो तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो बच्चा कॉमर्स स्टडी कर रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, तो उसको बिजनेस प्लान जरूर बनाना चाहिए, उसको बिजनेस प्लान की तरफ जाना चाहिए, राइट। बिजनेस प्लान में आप सीखते हो कि आखिर किसी बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जब आप इस बिजनेस प्लान को पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से बनाते हो तो काफ़ी हद तक आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया या एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है। और आपको एक बेहतर समझ आपके अंदर विकसित हो जाती है कि आगे चल के अगर आप अपनी कंपनी, अपना कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप ही चलाना चाहते हो तो बड़े आसानी से आप अपने बिजनेस प्लान को तैयार कर सकते हो, बना सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने वेंचर को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है रिसर्च स्टडी। तो ये पूरा डिस्कशन था बिजनेस प्लान के ऊपर। अब आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप रिसर्च स्टडी बनाइए, राइट। जो आपका माइनर प्रोजेक्ट है वो रिसर्च स्टडी पे करिए। तो अब रिसर्च स्टडी पे क्या होगा, तो एक रिसर्च रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो भी आपका गाइड है, जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो आपको एक टॉपिक देंगे जिसको सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना सिस्टमेटिकली, राइट। देयर अ साइंटिफिक प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होगा। रिसर्च स्टडी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हो और विच इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। उस डेटा को एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते हो बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं। तो पहले हम लगभग 8 पॉइंट दे रखे हैं, पहले इसी को पढ़ के समझते हैं कि क्या गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और क्या क्या रिसर्च स्टडी कर रहे होंगे तो अपने माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि चूज अ रिसर्च एरिया इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न टीचर और प्रोफेसर दैट इज रेलेवेंट, फीजिबल एंड इंटरेस्टिंग टू यू। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो भी आप रिसर्च टॉपिक लेंगे, जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, जो टाइटल आप डिसाइड करोगे, वो कंसल्टेशन विद योर प्रोफेसर होना चाहिए। अपने टीचर के साथ डिस्कस करके ही लीजिए
जो कि रेलेवेंट हो, फिजिबल हो। फिजिबल मतलब जिसको आप कर सके, कंडक्ट की जो भी स्टडी किया जाए, वो बहुत ज़्यादा फैंसी टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसको आप कर ही ना सके, क्योंकि आप यूजी स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है एक्सपोजर ना हो रिसर्च प्रोसेस का, या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने प्रोफेसर से अच्छे तरह से डिस्कस करके ऐसा टॉपिक लीजिए जिसको आप आसानी से कर सकें, राइट। इसके अलावा इंटरेस्टिंग टू यू होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कि आप जैसे कि कोई मार्केटिंग में करना चाह रहा है, कोई एचआर का स्पेशलिस्ट है, तो कोई किसी की इंटरेस्ट फाइनेंस में है, किसी के अकाउंट्स में है, किसी का और किसी डिजिटल पार्ट में हो सकता है, लाइक एआई हो गया, राइट। बट इट शुड बी रिलेटेड टू दी योर एरिया ऑफ स्टडी, राइट। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स से ही रिलेटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हटके या अलग टॉपिक नहीं लेना है। तो कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट एरिया में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक ले सकते हैं। तो पहले तो बात होगी टॉपिक सिलेक्शन की, फिर बात आएगी कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। जैसे आपको टाइटल अलॉट होता है तो आप उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट या एक्सप्लोरेशन करते हो, इसके बाद लिटरेचर आपको रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या है, लिटरेचर क्या है, दैट मीन जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो, जिस भी कंसर्न टॉपिक पे, राइट, जो भी आपको टॉपिक मिला है उस पे ऑलरेडी भी कुछ रिसर्च हुए होंगे पहले भी, या उससे सिमिलर या उससे मिलता जुलता रिसर्च हुआ है, राइट। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, समझना है, विच विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड दो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, या किस किस तरीके से और कैसे कंडक्ट किए गए उन रिसर्च के प्रोसेस को, मेथड को आप समझ पाएंगे। इसके अलावा फिर आपको गैप आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगा। तो आप समझ पाओगे कि जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो वो कितना रेलेवेंट है, क्या वो कोई गैप क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके रिसर्च में यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ फाइंडिंग्स होनी चाहिए, कोई गैप क्रिएटेड होना चाहिए, ऐसा टॉपिक हो ताकि आप उसको फुलफिल कर सकें, राइट, थ्रू योर रिसर्च। इसके अलावा जब आप कम से कम 10 से 12 इंपॉर्टेंट जो भी लिटरेचर रिव्यू जो भी आप मतलब डिस्कस करेंगे या पाएंगे, उसको कहीं ना कहीं आपको अपने रिपोर्ट में मेंशन भी करना होगा। जो कि इम्पोर्टेंट 10 to 15 लिटरेचर्स हैं उनको आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, आप रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करिए, हाइपोथेसिस बना सकते हैं दैट गाइड योर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। इसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है या हाइपोथेसिस क्या होता है, ये आपके गाइड के साथ डिस्कस करके, कंसल्ट करके आपको समझना होगा। सो बेसिकली अजम्पशंस हैं, राइट। रिसर्च क्वेश्चंस बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर करना है। हाइपोथेसिस इज आल्सो कैन बी अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, अ फॉर्म ऑफ डाउट, अ फॉर्म ऑफ, राइट, अजम्पशन, जिसको कंफर्मेशन देना है। अब कंफर्मेशन कैसे देना है, अब यहाँ पे आप चाहोगे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, तो सिंपल जैसे मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करने से टीचिंग इफेक्टिवनेस या लर्निंग इफेक्टिवनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। तो आपने कहा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सो इट मे बी अ अजम्पशन, अगर हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो हमने मान लिया कि हाँ देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, बट ये हम कैसे कह रहे हैं, अभी तो हमने रिसर्च की नहीं। सो मेयर वी कैन फ्रेम अ हाइपोथेसिस, एन assumption which will be tested। तो अब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे किसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके, राइट, उसके इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे, समझेंगे और फिर एनालिसिस में बताएंगे, फिर हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब वो अजम्पशन एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। उसी तरीके से रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर कैसे आप दे पाएंगे, जब तक आप रिसर्च को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, राइट, एनालिसिस नहीं करेंगे डेटा को। तो इस तरीके से आप रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और इन्वेस्टिगेट करके उसको एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन लिखते हैं। अब ये रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करने के लिए रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथडोलॉजी को फॉलो करना होता है आपको, ठीक है। सो डिज़ाइन अ रिसर्च मेथडोलॉजी, तो ओवरऑल जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका नेचर कैसा आपको समझना होगा। प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेशन है, सेकेंडरी डेटा इन्वेस्टिगेशन है, राइट, एक्सप्लोरेटरी नेचर का है, एक्सपेरिमेंटल नेचर का है या मेयर डिस्क्रिप्टिव नेचर का रिसर्च है, उसके हिसाब से आपको रिसर्च मेथडोलॉजी फ्रेम करनी होगी अपनी, राइट। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या इन डेप्थ नहीं जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि आप यूजी के बच्चे हो, आसानी से बहुत सिंपल तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे, बहुत टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर भी जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है वो पूरे के पूरे रिसर्च मेथड को डिस्कस करता है, जिसमें बेसिकली आप डिस्कस करते हो कि स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा, सैम्पल डेटा कहाँ से आपने लिया है, वो डेटा कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसका सोर्स क्या है, राइट,
इसके अलावा उसको आपने किस टूल के थ्रू, किस टेक्निक के थ्रू एनालाइज किया है और उसके फाइंडिंग्स वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप इसमें चीज़ें मेंशन करते हो। अब जब आपने मेथड बता दिया कि कैसे आप करोगे, डेटा क्या होगा, फिर आप डेटा को कलेक्ट करते हो और उसको एनालाइज करते हो। कलेक्शन कैसे, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का क्या मेथड होता है? सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू कर सकते हैं, राइट, शेड्यूल के थ्रू कर सकते हैं, या किसी इंफॉर्मेशन ब्रोशर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर इसके बाद प्राइमरी, अगर सेकेंडरी डेटा की बात करें तो मल्टीपल पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया है, राइट। तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, the data should be collected as per your research objectives, right, which is a part of your research question या research problem या hypothesis, right। तो जब भी ऑब्जेक्टिव को सूट करता हुआ आपने डेटा कलेक्ट किया या प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, फिर आप उसको स्टडी करते हो। एंड ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर एनालिसिस, राइट, आप एप्रोप्रिएट टूल एंड टेक्निक का यूज करते हो। और जब भी आप टूल एंड टेक्निक लगाते हो उसके ऊपर, तो आपको कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं, दैट इज रिजल्ट कुछ निकलता है। एंड दैट रिजल्ट इज द आंसर, दैट रिजल्ट इज द आंसर टू योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो भी आपने लिखा या रिसर्च क्वेश्चन जो भी आपने बनाया उसका आंसर होता है वो। सो यू विल बी यूजिंग द टूल एंड टेक्निक्स। तो सिंपल, अगर डेटा क्वालिटेटिव नेचर का है या क्वांटिटेटिव नेचर का है तो देयर मल्टीपल टूल्स, राइट। अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो आप उस पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हो, राइट। स्टैटिस्टिकल टूल बहुत ज़्यादा मेजर टूल नहीं लगा सकते हो। तो क्वालिटेटिव नेचर का डेटा है तो उसका स्टडी करने का अलग तरीका होता है, जो आपको गाइड अपने कंसल्टेशन के थ्रू या गाइड से मिलकर के आप समझ सकते हो, उसको करेंगे, राइट। अगर आप न्यूमेरिकल डेटा आपके पास है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो उस पर आप स्टैटिकल टूल लगा सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, लाइक परसेंटेज एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, इसके अलावा मीन मीडियन मोड हो गया, राइट। दैट मीन्स कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और इसके अलावा इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, बट इन्फ्रेंशियल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, विच इज़ पार्ट ऑफ हायर स्टडीज़ मोर एट हायर लेवल लाइक मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल पर। तो अभी आप यूजी के स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल लगा सकते हैं, लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ है तो, विद कंसल्टेशन विद योर प्रोफेसर, राइट। अच्छा, तो यहाँ तक आपने टूल एनालिसिस कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, राइट, डेटा को एनालाइज कर लिया, फाइंडिंग्स निकल के आ गई। अब उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन इज द कंक्लूजन वी कैन से, राइट, और उसका डिस्कशन। तो इंटरप्रेट करते हो, दैट इज यू आर लिंकिंग दैट फाइंडिंग विद योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब आंसर्स आप निकालते हो, राइट, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसको आप आंसर करते हो। दैट जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था नहीं, ताकि कि क्या डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हेल्प करती हैं, इंप्रूव करती हैं लर्निंग आउटकम्स को। तो यहाँ पे आपने जो डेटा लिया उस पर जो फाइंडिंग्स आया, लाइक क्वेश्चनर के थ्रू या किस तरीके से भी, या कोई रिसर्च मेजर रिसर्च फाइंडिंग थी, उस रिपोर्ट के आधार पर आपने पाया ये चीज़ कि यस सपोर्ट करती हैं, तो यू आर इंटरप्रेटिंग दैट यस सपोर्टिंग, राइट, सपोर्टिंग। अब उसको आप एग्जैक्ट डेटा में बता सकते हो कि इतने परसेंट जो रिस्पॉन्डेंट है या जो नंबर ऑफ फाइंडिंग्स है वो सपोर्ट कर रहा है, लाइक 90% जो हमारा रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स पीपल आर बिलीविंग दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स। तो डिस्कस करते हैं, राइट। द रिजल्ट यहाँ पे लिखा इन रिलेशन टू योर रिसर्च क्वेश्चन, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था उसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिस्कस करते हो, उसको आंसर, कुल मिला के उसको आंसर करते हो, या हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। इसके बाद आप ड्रॉ करते हो कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग एंड लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी। लिमिटेशन भी आप डिस्कस कर सकते हो, तो जो भी आपकी फाइंडिंग रही उस पर आप कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देते हो। सिंपल कह सकते हैं कि आप कोई एडवाइस देते हो, खास करके अगर पॉलिसी पॉलिसी मैटर है, आपका रिसर्च पॉलिसी किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी हेल्प कर सकता है, तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। लिमिटेशन में वो सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हो जहाँ पे आपके रिसर्च फाइंडिंग्स को लिमिट किया जा सकता है, जैसे कि टाइम हॉरिजन हो गया, या डेटा का साइज हो गया, या लोकेशन हो गया, या टाइप ऑफ कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या रिस्पोंडेंट हो गए। तो बहुत सारी ऐसी लिमिटेशन हो सकती है जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि जो आपकी फाइंडिंग है दिस इज लिमिटेड टू सम इस एक्सटेंट। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते हो। लास्ट में क्या करते हैं आप, राइट, उसके बाद अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इसमें बताया गया इंस्ट्रक्शन में कि राइट अ रिसर्च रिपोर्ट फॉलोइंग द फॉर्मेट एंड प्रेस्क्राइब्ड स्टाइल। तो प्रेस्क्राइब स्टाइल एंड फॉर्मेट बताया गया है, उसी में आपको बनाना है। अ टिपिकल रिसर्च रिपोर्ट कंसिस्ट करता है फॉलोइंग सेक्शन, कह रहा है यहाँ बताया गया है इस गाइडलाइन में
कि एक टिपिकल जो नॉर्मल रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें नॉर्मली ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक टाइटल पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट हुआ, उसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट, हालांकि इसमें एक डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस, ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं, राइट। हालांकि थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि और चीज़ें क्या होती हैं। और अगर फॉर्मेट की बात करें तो इस वाले लेटर में फॉर्मेट भी दे रखा है कि किस तरीके से आपको कवर पेज रखना है। तो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन बिजनेस प्लान, और आप अपने बिजनेस प्लान का टाइटल डाल सकते हो। अगर बिजनेस प्लान नहीं है, रिसर्च टाइटल है, तो आप लिखेंगे माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, आपका रिसर्च टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप रिसर्च टाइटल यहाँ पे लोगे। सुपरवाइज्ड बाई, यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आएगा, और यहाँ पे सबमिटेड बाई स्टूडेंट का नेम, क्लास, सेक्शन और उसका रोल नंबर क्या है, राइट। अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में हैं तो वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का लोगो, जैसे यहाँ पे देखिए लगा हुआ है यूनिवर्सिटी का लोगो, प्लस यहाँ पे लगा सकते हैं आप कॉलेज का लोगो, जो भी आपका कॉलेज है उसका भी लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, इस तरीके से आप कवर पेज तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें रिसर्च स्टडी एंड बिजनेस प्लान का ऑप्शन है बनाने का आपको। तो बिजनेस प्लान हमने डिस्कस कर लिया कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन माइंड में आपके है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। रिसर्च स्टडी के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो भी लेटर था डीन एकेडमिक्स का, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, क्योंकि मैं विशेष रूप से कॉमर्स के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे अदर स्ट्रीम के हैं तो वो भी अपने डिपार्टमेंट के जो भी कंसर्न प्रोफेसर्स हैं उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें, राइट, कि क्या कैसे बनेगा। तो उनके पास भी कहीं ना कहीं वो गाइडलाइंस लेटर होगा जिसको आपको फॉलो करना है। तो रिसर्च स्टडी भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे किस तरीके से बनेगा। चलिए पूरा का पूरा समझते हैं कि आखिर गाइडलाइन क्या है, फॉर्मेट क्या होगा, और किस किस सीक्वेंस में हमें अपने कंटेंट को रखना है। फिर हम समझेंगे कि आखिर जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे उनमें किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसको बाइंड कैसे कराना है, फॉन्ट साइज क्या होगा, वगैरह वगैरह, वो भी लेटर में मेंशन है, तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले समझते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा। पूरा का पूरा फॉर्मेट समझते हैं, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द मेंशन पैटर्न इन द प्रिपेयरिंग द माइनर प्रोजेक्ट। जब आप माइनर प्रोजेक्ट बनाओगे बच्चे, तो इस पूरे फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तो फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले टाइटल पेज होगा, डिक्लेरेशन होगा, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होगा, राइट, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट एंड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। डिक्लेरेशन स्टूडेंट का भी होगा और सुपरवाइजर भी एक सर्टिफिकेट देगा, राइट, कि आपने उनके अंडर में ये प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने आपको सुपरवाइज किया। एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट में उन सभी व्यक्तियों का नाम, उन सभी प्रोफेसर्स का, हेड का, डिपार्टमेंट का नाम होगा जिन्होंने आपकी सहायता की है। तो एक्नॉलेजमेंट में एक तरीके से कहीं ना कहीं यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टू योर प्रोफेसर्स, राइट। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट होगा एंड चैप्टर प्लान होंगे। चैप्टर प्लान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं आपके रिसर्च रिपोर्ट में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अबाउट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यू कैन ऐड एन एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो, राइट, एक एब्स्ट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हो, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिसर्च टॉपिक, राइट। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है, उसको आप रिव्यू करते हो। देयर आर मल्टीपल सोर्सेस, राइट, देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंट सोर्सेज लाइक गूगल है, गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है। अब आजकल बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं विच कैन हेल्प यू, राइट, टू फाइंड आउट द लिटरेचर रिव्यू। सो वाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, आपने टॉपिक क्यों लिया है, रीजन फॉर द चूजिंग द टॉपिक, रेलेवेंट ऑफ द टॉपिक, ये आप डिस्कस करना होगा। इसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी में आपका पूरा रिसर्च डिजाइन कैसा है, मेथडोलॉजी यूज फॉर डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज इन प्रोजेक्ट। तो आप तीसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी का, एंड फोर्थ चैप्टर विल बी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट में समरी एंड कंक्लूजन। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। और इसके बाद सीक्वेंस क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे तो कंटेंट का सीक्वेंस क्या होगा, वो तो हमने डिस्कस किया कि मेजर फॉर्मेट क्या है। अब हम बात करेंगे टोटल कंटेंट की। तो सबसे पहले टाइटल पेज डिस्कस कर लिया हमने, आपको हमने दिखा भी दिया। इसके अलावा डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट एंड बाय द सुपरवाइजर, एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर प्लान पूरा आपने ऐड कर दिया,
राइट। इसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ टेबल की। अगर आप जो भी आप लिस्ट ऑफ टेबल आपने मेंशन किया उसको आप ऐड करेंगे। लिस्ट ऑफ फिगर, जितने भी आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स दिखाए हैं या किए हैं, यूज़ किए हैं, वो भी आप डालेंगे। लिस्ट ऑफ सिंबल, एब्रीविएशन अगर आपने कोई यूज़ किया है, नॉमेनक्लेचर यूज़ किया है तो उसको आप भी डालेंगे। एंड कोई अपेंडिसेस हैं तो वो भी आप डिस्कस करेंगे। एनेक्सेस वगैरह डालेंगे, कहाँ पे अटैच है उसका पेज नंबर वगैरह लिखेंगे। इसके बाद रेफरेंसेस, राइट, जो भी रेफरेंसेस आपने यूज़ किए हैं, वो टेक्स्ट बुक हो सकता है, वो वेबसाइट हो सकता है, वो कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, तो भी आप मेंशन करेंगे। तो अभी देखेंगे किस किस तरीके से करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट अरेंजमेंट है बच्चे, राइट। सो द टेबल एंड फिगर शैल बी इंट्रोड्यूस इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो जहाँ जहाँ आपने टेबल एंड फिगर्स किए ना, तो उसको अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे आपको दिखाना होगा, रखना होगा। अब बात करते हैं कि भाई बिब्लियोग्राफी कैसा होना चाहिए या रेफरेंसेस क्या होना चाहिए। तो बुक्स है तो इस तरीके से बुक्स, आर्टिकल है तो आर्टिकल इस तरीके से, एंड वेबसाइट है तो वेबसाइट इस तरीके से। तो जब भी आप कोई रेफरेंसेस यूज़ करें बच्चे, तो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करें। अगर आप बुक्स को मेंशन कर रहे हो तो आपको पता है एपीए स्टाइल है, राइट, जनरली फॉलो होता है। इसके अलावा एमएलए है, राइट, शिकागो स्टाइल है। तो फिलहाल एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल, इसमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आर्टिकल दैट इज रिसर्च, राइट, रिसर्च आर्टिकल की बात हो रही है तो रिसर्च आर्टिकल इस तरीके से, ठीक है, वेबसाइट इस तरीके से, आप सारे के सारे सीक्वेंस में मेंशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से दिखता है। तो देखो इस तरीके से माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये एक बेसिकली एक एग्जाम्पल है, राइट। हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए इसको हमने अटैच किया है। यहाँ पे अंडर द गाइडेंस एंड द सबमिटेड बाई, यहाँ पे गाइड का नेम आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है बच्चे। जो भी आपका कोर्स है, लाइक बीकॉम है, जो भी आप कर रहे हो, राइट, यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह आप मेंशन करेंगे, राइट। ये आपका टाइटल है, राइट, टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है वो, ठीक। इसके अलावा डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट डिक्लेयर कर रहा है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी आपका टाइटल है, विच इज सबमिटेड बाई मी इज पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री, जो भी आप जहाँ पढ़ते हो आप। यहाँ पे लिखा कंप्राइजेज ओनली माई ओरिजिनल वर्क एंड ड्यू एक्नॉलेजमेंट हैज बीन मेड इन द टेक्स्ट टू ऑल द अदर मटेरियल यूज। यहाँ पे स्टूडेंट डिक्लेयर करता है यहाँ पे कि जो भी ये रिपोर्ट बनाया गया, ये इसका ओरिजिनल वर्क है, इसने कहीं से किसी का जो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है उसको चुराया नहीं है, कॉपी नहीं किया है, और जो भी मटेरियल इसने यूज़ किया है उसको प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, या कह सकते हैं उसको सही तरीके से साइटेशन किया गया है, उसको मेंशन किया गया, बताया गया है, राइट। और लास्ट में जो भी अप्रूव्ड जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, सुपरवाइजर है, यहाँ पे उसको अप्रूव करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर, ठीक है ना, यहाँ पे ये सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे जो भी सुपरवाइजर आपके, वो सर्टिफाई करते हैं दैट दिस इज सर्टिफाइड दैट माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी टाइटल है आपका, विच इज सबमिटेड बाई स्टूडेंट का जो भी नेम है, इन द पार्सल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री बीकॉम, और जो भी आपका कॉलेज है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा जो भी आपका है, is record of the candidate, right, is a record, sorry, is a record of the candidate own work carried out by him under my या our, अगर एक से ज़्यादा है तो और आ जाएगा, नहीं तो केवल my सुपरविजन, राइट। तो एक सुपरवाइजर एक तरीके से ये डिक्लेयर कर रहा है ये स्टूडेंट ने जो भी काम किया है इसका ओन वर्क है और इसने मेरे सुपरविजन में ये काम किया है, राइट। ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट को लेना होता है सुपरवाइजर से, राइट। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, राइट, इस तरीके से। तो ये स्टार्टिंग का है। तो इस तरीके से पूरी रिपोर्ट तैयार होती है बच्चे, राइट। अब चलते थोड़ा सा देख लेते हैं कि जितनी बातें हमने डिस्कस की एक प्रॉपर रिपोर्ट में, अगर कोई रिपोर्ट है तो भी देख लेते हैं, राइट। एक छोटा सा ये देखो रिपोर्ट किस तरीके से बनेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जो भी आपका टाइटल है, ये जो टाइटल है बच्चे आपके रिसर्च रिपोर्ट का, वो हर एक पेज के हेडिंग पे होना चाहिए। तो जितना भी पेज निकलेगा जैसे ये, तो यहाँ पे भी आपका टाइटल होना चाहिए हर एक पेज पे। ये गाइडलाइंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी डिस्कस भी करूंगा। इसके अलावा पेज नंबर पड़ा होना चाहिए। तो जैसे देखो एक टाइटल पेज बनाया है, एक किसी हमारे बच्चे ने तैयार किया था, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, टाइटल डिस्कस करेंगे, सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स, दैट इज बीकॉम। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज का लोगो हो गया, जिस कॉलेज में मैं हूँ, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय डिग्री कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सेशन आ गया, सबमिटेड बाई, यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा, जो भी सुपरवाइजर है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है बच्चे, स्टूडेंट्स नेम। इसके अलावा
सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करता है, अभी मैंने इंग्लिश में भी दिखाया था, और यहाँ पे सुपरवाइजर साइन करते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, राइट, वो यहाँ पे, और छात्र छात्रा यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं कि ये जो भी काम है वो अपने सभी नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से, और ये उन्हीं का ओरिजिनल वर्क है, इस बात की घोषणा करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे बताया जो भी चैप्टर हैं तो उन चैप्टर को प्रॉपर तरीके से और इस सब हेडिंग्स में आपको डालना होता है। ठीक है, चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है, हेडिंग सब हेडिंग में आपको डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से आपको डिस्कस करना होता है। क्रम संख्या, दैट इज सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर एंड दी पेज नंबर, जो भी पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे आपका कंटेंट है वो आपको मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से आप पूरा रिपोर्ट अपना तैयार करते हैं। लास्ट में आपके रेफरेंसेस और जो भी अपेंडिसेस या एनेक्सर्स हैं वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर दी रिसर्च स्टडी रिपोर्ट। ठीक है जी। अब कोई और इम्पॉर्टेंट बात जो हमसे डिस्कस करनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पूरा का पूरा समझ लिया कि जो भी माइनर प्रोजेक्ट है उसको कैसे बनाना है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो रिसर्च स्टडी हो गया, कैसे बनाना है वो भी डिस्कस कर लिया हमने, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, एंड बिजनेस प्लान भी हमने डिस्कस कर लिया, एक दो एग्जाम्पल भी हमने दिखा दिए। अब बात कर लेते हैं क्या गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी की पेज सेटिंग की, कि आखिर जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, अब हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ठीक है, रिपोर्ट बन गई हमारी, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब कुल कहने का मतलब बाउंड कैसे, किस तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ रिसर्च रिपोर्ट मे बी डिपेंड अपॉन द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर स्टडी। ये कह रहा है कि जो साइज है रिसर्च रिपोर्ट की वो आपके टॉपिक पर, आपके स्कोप पर और आपका टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली 40-50 पेज का तो होना ही चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कम से कम 80 से 100 पेज का आपका ये रिपोर्ट बनना चाहिए। ठीक है ना, 80 to 100। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि द फॉन्ट साइज एंड स्पेसिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे आपने बड़ा कंटेंट ले लिया, कहीं छोटा दिख रहा है, कहीं ऊपर दाएं बाएं। कई बार बच्चे ऐसे पजल्ड कर देते हैं टेक्स्ट को, तो वो अच्छा इंप्रेसिव नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ दी फॉन्ट साइज एंड स्पेसिंग ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉमन फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 14 पॉइंट का होना चाहिए। जब भी आप वर्ड फाइल खोलोगे ना तो उसमें दिखता है, राइट। जैसे अगर आप चाहोगे देखना तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे देखिए, जब होम पे आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज दी 14 पॉइंट। तो ये कह रहा है कि जो भी आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए वो हेडिंग कितनी होनी चाहिए, 14 पॉइंट की। यहाँ पे देखो, यहाँ मेंशन है 14 पॉइंट फॉर हेडिंग, फिर कह रहा है 12 पॉइंट फॉर मेन टेक्स्ट। जो भी आपका मेन टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट क्या होगा भैया, मेन टेक्स्ट ये सब हो सकते हैं, ये सारे मेन टेक्स्ट हो सकते हैं जो भी आप लिखोगे, राइट, ये मेन टेक्स्ट है आपका, राइट, दिस इज द मेन टेक्स्ट, दिस इज हेडिंग 14, और मेन टेक्स्ट कह रहा है 12 पॉइंट का होना चाहिए, दैट इज 12 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है 10 पॉइंट फॉर फुट नोट एंड कैप्शन। जो भी आप फुट नोट डालोगे, फुट नोट क्या है, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई टेबल है, कोई ग्राफ है, राइट, या कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने कहीं से लिया है, राइट, उसको आपको साइट करना है। तो लास्ट में जब भी आप किसी टेबल के नीचे कैप्शन या कोई फुटनोट डालते हो तो उसका साइज कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है जी। और जो भी आपका पैरा स्पेस, यहाँ पे कह रहा है स्पेसिंग ऑफ 1.5 शुड बी यूज। अब स्पेसिंग क्या है, मान लिया ये हमारा कंटेंट है, ठीक है जी, इस कंटेंट का स्पेस कह रहा है, स्पेस कहाँ है, यहाँ पे दिखेगा, तो ये कह रहा है 1.5 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है जी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो 1.5 में होने से क्या होगा कि जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा डेंस नहीं दिखेगा और स्पष्ट तरीके से रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। तो ध्यान रखना जब भी आप स्पेसिंग करें तो 1.5 का स्पेस यूज करें। मार्जिन की बात कर रहा है तो मार्जिन कैसा होना चाहिए, मार्जिन क्या है, मार्जिन जो साइड में छूटा हुआ जगह है, ठीक है, उसे मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन कितना होना चाहिए, मार्जिन कह रहा है लेफ्ट में, मार्जिन शुड बी 1.25 इंच ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में 1.25 होना चाहिए, बाकी सभी ऊपर नीचे और दाहिने तरफ 1-1 इंच का होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, जाएंगे हम लेआउट में, यहाँ पे दे रखा है साइज, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आएंगे हम पैराग्राफ में। ठीक है जी, हाँ, पैराग्राफ में 1 सेकेंड, लेआउट, हाँ, यहाँ पे देखो पेज साइज दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप लेआउट
मार्जिन सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मार्जिन दे रखा है, तो सबसे पहले राइट में कितना कह रहा है, कह रहा है राइट में होना चाहिए 1.25 कर लिया, और बाकी सब जगह ऊपर नीचे 1 1 1, ठीक है जी, इसको 1 कर दीजिए, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से देखो तैयार हो गया आपका डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आपको जब भी आप तैयार करेंगे तो सबसे पहले ही पेज सेटअप कर लीजिए जो बताया गया है। तो इसलिए जो भी मार्जिन बताए गए उन मार्जिन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा यू मे ऑल्सो नीड टू इंक्लूड अ रनिंग हेड और हेडर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू मे ऑल्सो नीड टू इंक्लूड रनिंग हेड और हेडर विद द टाइटल और द शॉर्टेन वर्जन ऑफ द टाइटल एंड द पेज नंबर ऑन एवरी पेज। कह रहा है जो भी आपका रिपोर्ट है उन सभी के ऊपर ये दिख रहा है टाइटल, वो टाइटल दिखना चाहिए। ये देखो, ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तीसरे नंबर पेज पे यहाँ भी टाइटल दिख रहा है। तो ये टाइटल हर एक पेज पे, इसको हेडर कहते हैं, ठीक है जी। तो हेडर पे टाइटल होना चाहिए और पेज नंबर प्रॉपर दिखना चाहिए, पेज नंबर, ठीक है जी। तो ये पेज नंबर, टाइटल पेज पर हटा सकते हैं आप हेडर, जो टाइटल पेज पे है ना, टाइटल पेज से आप हटा सकते हैं कि टाइटल पेज पर हेडर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे पे सारे होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी सारे पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो भी टाइटल आपका यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और पेज नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टाइटल पेज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइटल पेज क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले टाइटल ऑफ योर स्टडी, जो आपकी स्टडी का टाइटल है, आपका नाम, दैट स्टूडेंट्स नेम, योर इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज का नाम, एंड एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रेफर टेम्पलेट अटैच। यहाँ पे देखो टेम्पलेट अटैच किया गया है, कह रहा है इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है बच्चे, ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए इस तरीके से। फिर पॉइंट नंबर 5 में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 5 में कह रहे हैं पेजेस शुड बी बोथ साइड प्रिंटेड इन मोनोक्रोम। तो मोनोक्रोम दैट इज वन सिंगल कलर में होना चाहिए, मल्टीपल कलर में, एक लाल पीला नीला हरा नहीं करना है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। आप चार्ट एंड ग्राफ हो सकता है कि आप ग्राफिक्स एंड कलर का यूज कर सकते हो, बट द पेजेस शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। रिपोर्ट शुड बी स्पाइरल बाउंड, स्पाइरल बाउंड यहाँ पे क्या, हार्ड बाउंड नहीं होना है, बात में आ गया। स्पाइरल बाउंड इस तरीके से होता है ना, स्पाइरल, स्पाइरल वाला जो पेजेस होते हैं इस तरीके से वो बाउंड होगा, स्पाइरल, ठीक है ना। एक उसमें स्प्रिंग लगी होती है ना स्पाइरल, उससे बाउंड होता है, तो इस तरीके से हार्ड बाउंड नहीं कराना है। तो ये पूरा का पूरा गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है। और यूजुअली इसमें कहा गया बिटवीन 40 to 50 पेजेस, मैं कहता हूँ कि 80 to कम से कम 100 और 80 to 100 पेज होना चाहिए। बात में आ गया बच्चे। तो 80 से 100 पेज होना चाहिए। अगर आप अच्छे से इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपना रिसर्च रिपोर्ट तैयार करोगे तो डेफिनेटली 80 से 100 पेजेस हो जाएंगे, राइट। जब ये पूरा कंटेंट आप अरेंज करोगे ना तो इसमें 80 to 100 पेजेस हो जाएंगे, और 100 पेजेस 80 to 100 पेजेस होने पर जो प्रोजेक्ट है वो रिपोर्ट है वो अच्छा दिखेगा, हैंडी दिखेगा, राइट। क्योंकि आपको दोनों साइड प्रिंट करना है, एक तरफ सादा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो लेटर में लिखा हुआ है बोथ साइड प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, पेज सेटिंग में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द पेज पॉइंट ऑफ 5 पढ़ो, पेज शुड बी बोथ साइड प्रिंटेड इन मोनोक्रोम, ठीक है, बोथ साइड प्रिंटेड होना चाहिए। तो कोई बच्चा ऐसा ना करे कि एक साइड प्रिंट करके ले आए, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली, फॉर्मेट बता दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, राइट। अब इसके अलावा डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले टाइटल डिसाइड करिए और अपने प्रोफेसर के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करिए, और इस प्रकार से आप कंटेंट के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपना रिपोर्ट बनाइए, राइट। आपको 1 आध महीने, 1.5 महीने लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकता है। तो पूरा सेमेस्टर आपको मिलता है, और सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक अलॉट हो गया होगा या अलॉट हो जाएगा। आप डिस्कस कर लीजिए अपने प्रोफेसर से या अपने टीचर से, तो वो आपको अलॉट भी कर देंगे। तो आप उनके साथ डिस्कस करके सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लीजिए कि रिसर्च स्टडी बनाएंगे या बिजनेस प्लान बनाएंगे। दोनों ही इंटरेस्टिंग है, दोनों नॉलेज फुल है, दोनों में एफर्ट लगेगा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और जैसे आपको सुपरवाइज़र आपके प्रोफेसर गाइड करते हैं उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक छोटा सा प्रयास था इस वीडियो में आप सभी के माइनर प्रोजेक्ट को बनाने से संबंधित जो भी जानकारी थी उसको आपको समझाने की, बताने की, ताकि आपकी जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज हों उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो अगर थोड़ा भी बहुत आपको हेल्प हो जाएगा इससे, आप समझ पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जा रही है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जिस पे आपको डिस्कशन करना हो सकता है, या कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल होगा, जब कभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो
आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अगर आप अपनी क्वेरी, अपनी समस्या, अपनी परेशानी लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए, उसका ज़रूर मैं आंसर करूँगा। और नहीं तो जो आपके गुरु आपके पास अवेलेबल होते हैं, प्रोफेसर्स अवेलेबल होते हैं, इस वीडियो को देख करके समझ के जो भी डाउट्स आते हैं आपके पास, डायरेक्ट अपने प्रोफेसर्स के पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए और पूरे मन से, ईमानदारी से अपना रिसर्च स्टडी रिपोर्ट या बिजनेस प्लान रिपोर्ट जो भी है आपका, जो माइनर प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा, पूरी ईमानदारी से बनाइए, पूरी पूरी लगन के साथ बनाइए, सीखने के मकसद से बनाइए। और कहते हैं ना कि कि जो अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते और कुछ कर गुजरने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। तो ये वाली बात भी बड़ी चरितार्थ होती है कि अगर आप प्रयास करते हो तो आपके पास बहाने बहुत कम होते हैं और आपका काम ज़रूर अच्छे से हो जाता है। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करिए और इधर उधर से किसी और का प्रोजेक्ट इधर उधर से मिल जाए, दिख जाए या कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, ऐसा कुछ मत करने की ज़रूरत है। खुद एफर्ट करिए, बनाइए, सीखिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे चल कर के आप दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे। तो प्रयास यही करिए कि सीखिए और अच्छे से बनाइए। यही उद्देश्य और मकसद है हमारा इस वीडियो को बनाने का भी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई होप कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ करके और पूरी ईमानदारी से अच्छे से बनाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।